हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है कि जितने भी लीनियर इक्वेशन होंगे उनका जो कलेक्शन होगा, है ना, दो या दो से अधिक जो हम लीनियर इक्वेशन हम कलेक्ट करके रखें और उनका जो यदि हम एक ग्रुप बना दें, है ना, तो वो आपका कहलाता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। चाहे वो दो इक्वेशन हो या दो से अधिक हो, वो पूरा इक्वेशन का जो कलेक्शन है वो हमारा सिस्टम कहलाता है लीनियर इक्वेशन का। अब चूंकि हम मैट्रिक्स में है, तो मैट्रिक्स में जब हम लीनियर इक्वेशन की जब हम बात करेंगे तो ये आपका a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस a13 x3 इन द सेम वे a1 xn। मतलब यहाँ पे हम नंबर ऑफ जो वेरिएबल्स जो यहाँ पे यूज कर रहे हैं, जैसे आप सभी जानते हैं इसके पहले 9th-10th लेवल पे, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 दिस इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 दिस इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास दो इक्वेशन ले लिया हम, है ना। तो ये दो इक्वेशन का क्या हो गया, सिस्टम हो गया। और जब किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे x और y का हमको कोई ना कोई स्पेशल वैल्यू मिलता है, जो क्या करता है, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो यदि x और y की कोई विशेष वैल्यू के लिए यदि इस इक्वेशन को क्या कर जाता है, वो सेटिस्फाई कर जाता है, तो इस x और y की वैल्यू को हम क्या कहते हैं, सोल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन का हम उसको सॉल्यूशन कहते हैं। तो यहाँ पे हम मैट्रिक्स में ये जो हमको लीनियर इक्वेशन जो मिलेगा, उस लीनियर इक्वेशन को हम पहले मैट्रिक्स के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद हम मैट्रिक्स के फॉर्म में उसको सॉल्व करके एक्स और वाई का जो वैल्यू है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्राप्त करेंगे। अच्छा, अब चूंकि हम यहाँ पे क्या लिए थे, दो वेरिएबल लिए थे और इसके पास हमारे पास कितने होने चाहिए, दो ही इक्वेशन था। तो दोनों इक्वेशन को क्या करता था, वो एक्स और वाई की वैल्यू सेटिस्फाई करता था। यहाँ पे क्या होगा, जितने इक्वेशन है सारे इक्वेशन को यदि वो क्या कर जाता है, होल्ड कर जाता है या सेटिस्फाई कर जाता है, तो वो हमारा सॉल्यूशन कहलाएगा इस पूरे इक्वेशन नंबर 1 का। तो इसी क्रम में हम क्या लिए, ये हमारा पहला इक्वेशन दिस इज इक्वल टू b1, सेकंड में a21 x1 प्लस a22 x2 इन द सेम वे इक्वल टू b2 और लास्ट में आपका bm तक। तो ये जो हमारे पास जो इक्वेशन मिले हैं और इन इक्वेशनों के जो सेट होगा या कलेक्शन होगा, इसको हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहेंगे। इसमें जो वेरिएबल की जो संख्या है वो टोटल n वेरिएबल्स यहाँ पे लिया जा रहा है, x1 से लेकर xn तक। अब थोड़ा सा इसके हम सॉल्यूशन पे चर्चा करते हैं। सॉल्यूशन कैसा होगा, जैसे पिछले क्लासेस में आप लोग पढ़ते आए कि सॉल्यूशन एक्चुअल में होता क्या है, कि ये जो लीनियर इक्वेशन की जो हम बात कर रहे हैं, जब इसको हम ग्राफ में ड्रा करते हैं तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलता है, ये आप सभी जानते हैं, है ना। तो सपोज हमारे पास ये पहला जो इक्वेशन लिए हुए हैं हम, लाइन पहला जो लाइन है L1, ये सपोज आपका a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 है, और दूसरा जो है L2 दिस इज इक्वल टू a2x प्लस b2y दिस इज इक्वल टू c2 है ना। जब ये दोनों लाइन किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो इंटरसेक्ट जैसे करते हैं तो ये कॉमन पॉइंट आप हम इसको ले लेते हैं x1 y1। तो ये जो x1 y1 होगा वो इक्वेशन नंबर 1 को भी सेटिस्फाई करेगा और इक्वेशन नंबर 2 को भी सेटिस्फाई करेगा, और ये इसका कहलाएगा सॉल्यूशन। और इस केस में जब ये एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा होता है, तब इसको हम कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। इसको हम कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। सेकेंड वाला केस देखिए, ये हमने ले लिया L1 और दूसरा लाइन है L2। ये जब दोनों क्या हो जाते हैं, पैरेलल हो जाते हैं एक दूसरे के, है ना। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है एक्चुअल में। तो जब ये पैरेलल हो जाते हैं, तो चूंकि दो लाइन जब इंटरसेक्ट करता है तब हमको उसका कोई सॉल्यूशन मिलता है। तो देखिए इसमें पहले लाइन और दूसरे लाइन के लिए आप कोई भी अलग अलग पॉइंट ले लो, कभी दोनों को एक साथ कभी भी ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, मतलब दोनों साइड इक्वल नहीं होंगे, है ना। लेफ्ट साइड में हम एक्स और वाई की कोई वैल्यू रखें और हमको राइट साइड मिल जाए, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होगा दोनों के लिए एक साथ। क्यों, क्योंकि दोनों इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो कंडीशन जो हमको मिलेगा इस केस में, ये होगा आपका नो सॉल्यूशन वाला केस। थर्ड नंबर में देखिए, पहला लाइन और दूसरा लाइन दोनों को हमने क्या कर दिया, कोइंसाइड कर दिया, मतलब संपाती, एक लाइन के ऊपर में दूसरा लाइन। तो यहाँ पे देखिए पहले लाइन का हर एक पॉइंट दूसरे लाइन के हर एक पॉइंट को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। तो हर एक पॉइंट इसका क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा। तो इस केस में देखिए हम तो एक नहीं मिल रहा है, एक से अधिक मिल रहा है। तो एक से अधिक मिला
किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में सॉल्यूशन एक से अधिक जब भी मिलता है तो वो आपका इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन कहलाता है। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ध्यान देंगे, सॉल्यूशन इसमें हमको दो ही प्रकार का मिलेगा, एक तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। दो या तीन सॉल्यूशन ऐसा नहीं, है ना। दो सॉल्यूशन भी यदि मिल जाता है तो डायरेक्टली वो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के केस में होता है, और वो ऐसा नहीं होता, है ना। सीधा होगा यूनिक सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। एक से अधिक हुआ मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। फोर्थ जो केस है, यहाँ पे हम तीन लाइन लेके चले हैं। L1 ले लिए इसको, ये आपका L2, ये हो गया L3। इस केस में देखिए, ये यहाँ पे एक पॉइंट ले लिए, पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, और सॉरी दूसरा पॉइंट ये रहा नीचे में, ये सेकंड पॉइंट और ये थर्ड पॉइंट। तो तीन पॉइंट पे ये क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। बताइए इस सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, इसमें क्या सॉल्यूशन मिलेगा अपने को। चलो, हेलो, यूनिक मिलेगा। और भी बाकी लोग भी बताएं। फोर्थ वाला जो हम केस लेके चले हैं, तीन लाइन, जो तीन अलग अलग पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये कौन सा केस लेके चलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, या नो सॉल्यूशन। एक ने कहा कि यूनिक सॉल्यूशन, और भी ज्वाइन किया है ना। हेलो, आप ही बता दीजिए सर। अच्छा ठीक है, चलिए देखिए, ये जो हमारा इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट है, पहला पॉइंट की यदि हम बात करें तो ये L1 और L2 लाइन को ही क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। यदि दूसरे पॉइंट की हम बात करें, इंटरसेक्टिंग पॉइंट की, तो ये L1 और L3 को ही सेटिस्फाई करेगा। उसी प्रकार थर्ड पॉइंट की यदि हम बात करें तो ये केवल L2 और L3 को सेटिस्फाई करेगा। मतलब कोई भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट यदि हम ले लेते हैं तो दो लाइन को ये सेटिस्फाई करेगा, लेकिन थर्ड लाइन के लिए वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो सॉल्यूशन कब कहलाता है, कि ऐसा पॉइंट किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए, या वेरिएबल की वैल्यू जो सभी इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे, है ना। एक साइड में वैल्यू रखें तो राइट साइड उसका ऑटोमेटिक आ जाए। तो इसमें क्या हो रहा है, ये तीनों लाइन के लिए एक साथ सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना। तो ये वाला भी जो केस होगा, ये हमारा होगा नो सॉल्यूशन वाला केस होगा। ध्यान दें, ये कब पॉसिबल होता है, इसका यूनिक सॉल्यूशन हमको कब मिलता, जब हमको ये लाइन भी किसी एक ही पॉइंट पे क्या कर रहा हो, इंटरसेक्ट कर रहा हो, तीनों लाइन। ध्यान दें, तीनों लाइन एक ही पॉइंट पे जब इंटरसेक्ट कर रहा होगा, तभी हम कहेंगे यूनिक सॉल्यूशन। तो इस केस में ये हो जाएगा नो सॉल्यूशन वाला केस हो जाएगा, क्योंकि दो लाइन को तो सेटिस्फाई करेगा वो पॉइंट, लेकिन थर्ड लाइन के लिए वो होल्ड नहीं करेगा। क्लियर है जी। जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसका जो मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन होगा, उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, उस पर हम चलते हैं। तो यहाँ पे जो हम इक्वेशन जो लेके चले थे, वो क्या था हमारा, a11x1 प्लस a12x2 एंड सो ऑन प्लस a1n xn दिस इज इक्वल टू b1। इसी क्रम में ये हमारा am1x1 प्लस am2x2 प्लस amn xn इक्वल टू bm। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जो x1 x2 x3 जो हमारे पास वेरिएबल हैं, ध्यान दें, n जो है ये हमारा, इसको चाहे आप अननोन कहो या फिर वेरिएबल कहो, दोनों चलेगा, है ना। n क्या है, नंबर ऑफ अननोन्स या नंबर ऑफ वेरिएबल्स है। तो टोटल कितने हैं, यहाँ पे हम n वेरिएबल लेके चल रहे हैं। तो ये जो वेरिएबल के साथ में जो कुछ वैल्यू चिपके हुए हैं, जिसको हम कोफिशिएंट कहते हैं, इस कोफिशिएंट का हम क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स बनाएंगे, और इसको हम कहेंगे कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए, कैपिटल ए नाम देंगे, इनटू ये आपका हो जाएगा वेरिएबल मैट्रिक्स कहलाएगा ये। ध्यान दें, ये जो है होगा
जितने भी हमारे पास वेरिएबल है उनके कोफिशिएंट को लेकर जब हम मैट्रिक्स बनाएंगे तो ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स कहलाएगा। साथ में वेरिएबल्स का जो हम कलेक्शन लेके चलेंगे और उसका जो मैट्रिक्स हम बनाएंगे वो आपका मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल कहलाएगा। और उसके बाद जो कांस्टेंट टर्म होंगे उसका जो एक मैट्रिक्स जो बनेगा वो आपका कहलाएगा कांस्टेंट मैट्रिक्स, और इसको हम नाम देंगे कैपिटल बी। तो इन द शॉर्ट फॉर्म ये किस रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा ए एक्स इक्वल टू बी, जो कि इसका मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन होगा। तो जैसे हमारे पास सपोज 3x प्लस 2y दिस इज इक्वल टू 9 एंड 4x प्लस वाई इक्वल टू 3, ये इस टाइप का टू वेरिएबल का कोई हमको सिस्टम दिया गया है। तो इसको जब हम मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करेंगे मैट्रिक्स के फॉर्म में, तो ये क्या हो जाएगा 3 2 4 1, वेरिएबल में आपका आ जाएगा केवल x और y इक्वल टू 9 एंड 3। तो ध्यान देंगे जब ये लेफ्ट साइड को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको हमेशा ये दो लीनियर इक्वेशन ही आपको मिल जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू 9 3। मतलब ये जो मैट्रिक्स मिलेगा वो कैसे मिलेगा आपको 2 क्रॉस 1 का, और इसको भी जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 क्रॉस 1 का मिलेगा। और आप जान रहे हैं कि दो मैट्रिक्स जो है इक्वल कब होता है ना, उनका जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए और उसके जो करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट होंगे वो भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो आपको फिर से 3x प्लस 2y इक्वल टू 9 और 4x प्लस वाई इक्वल टू 3 मिल जाएगा। तो ये हो गया इसका मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन। अब जब हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं तो डायरेक्ट हम बात करते हैं कि वो जो इक्वेशंस हैं उसका हमको सॉल्यूशन कैसे मिले। हम सीधे उसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो सॉल्यूशन जब हम देखते हैं तो सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि जितने भी वेरिएबल यूज किए गए हैं उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में, उसके ऐसे वैल्यू जो उस पूरे सिस्टम को क्या कर जाए, सेटिस्फाई कर जाए। मतलब कोई भी लेफ्ट साइड में हम वेरिएबल्स की वैल्यू रखें और राइट साइड आ जाए। अच्छा, अब जब हम सॉल्यूशन हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्यूशन जब भी होता है किसी सिस्टम का तो दो प्रकार के हम सॉल्यूशन की बात करेंगे, है ना। दो प्रकार की सॉल्यूशन की बात करेंगे कि ए एक्स इक्वल टू बी हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, हमने यहाँ पे एक्स की कोई वैल्यू मिल गया, है ना, और वो क्या करता है इस सिस्टम को क्या कर जाता है, सेटिस्फाई कर जाता है। तो जब सेटिस्फाई कर जाता है इसका मतलब क्या हुआ कि इस सिस्टम को हमको क्या मिल गया, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिल गया। मतलब सॉल्यूशन क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। तो जब भी किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में हमको सॉल्यूशन मिलता है तो उसको उस सिस्टम को हम कहते हैं कंसिस्टेंट। और यदि हमको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है तब उस केस में हम कहते हैं उसको इनकंसिस्टेंट। So a system of linear equation that is ax equal to b is said to be consistent if it has solution। यदि उसके पास एक भी सॉल्यूशन मिल जाता है तो वो जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट कहलाता है। जैसे हमने एग्जांपल में लिया है कि x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 7, और यदि हम x की जगह में 6 रख दें और y की जगह में -1 रखें, चाहे आप कोई भी मेथड से इसको सॉल्व करो, क्योंकि दो इक्वेशन है, आसानी से अलग अलग एलिमिनेशन मेथड या जो भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो x और y की वैल्यू हमको मिल जाएगी। बाकी डायरेक्ट आप ऑब्जर्वेशन से भी देख सकते हैं कि x की वैल्यू यदि हम 6 ले लें और y की वैल्यू -1 ले लें तो ये दोनों इक्वेशन क्या कर जाता है, सेटिस्फाई कर जाता है ना। और 6 और -1 के अलावा आप कुछ भी वैल्यू रखो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, है ना। तो ये तो एक यूनिक सॉल्यूशन दे दिएगा हमको। अच्छा, यूनिक सॉल्यूशन जब मिला हमको यहाँ पे, ध्यान दें, तो हम कह रहे हैं कि कम से कम एक सॉल्यूशन यदि हमको मिल जाता है किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का, तो वो जो सिस्टम है, सिस्टम को हम क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट कहते हैं। और यदि सॉल्यूशन नहीं मिलता है, सॉल्यूशन यदि नहीं मिलता है तो उसको हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट। तो कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए हम कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की बात करेंगे जब सॉल्यूशन मिलता है और सॉल्यूशन नहीं मिलता है। अब ये जो हमारा लीनियर इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म था वो क्या था, वो था ए एक्स इक्वल टू बी। ध्यान दें, ए एक्स इक्वल टू बी। तो ये जो बी हमारा जो पार्ट है जो राइट साइड में जो दिखाई दे रहा है कैपिटल बी, जिसको हमने कहा है कांस्टेंट मैट्रिक्स, यदि ये कांस्टेंट मैट्रिक्स आपका क्या हो जाए, जीरो हो जाए, इसके सारे वैल्यू को हम क्या ले लें, जीरो ले लें, तो ये जो इक्वेशन है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ये कैसे बनने वाला है, ए एक्स इक्वल टू जीरो बनने वाला है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, है ना। दो केस बनाएंगे यहाँ पे, एक होमोजीनियस और एक नॉन होमोजीनियस।
तो कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में यदि कांस्टेंट मैट्रिक्स जो है वो पूरी तरह से जीरो मैट्रिक्स हो जाए, मतलब कहें ए एक्स इक्वल टू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को अब हम एक नया नाम देते हैं, उसको हम कहते हैं होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अच्छा, अब इसमें एक और चीज, यदि हमारे पास होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आ जाता है, ध्यान देंगे चीजों को, है ना, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो हमको किस किस टाइप का सॉल्यूशन मिलेगा उस पर हम चर्चा करेंगे, पहली चीज, है ना। तो जैसे कि ध्यान दें, ये x प्लस वाई इक्वल टू, जैसे हमने अभी लिया था, क्या लिए थे जी, 7, और x माइनस वाई इक्वल टू, आप कोई भी ले लेते हैं अभी थोड़ी देर के लिए, 5 ले लिए, है ना। अब आप देख पा रहे हैं ये जो 7 और 5 की जगह में यदि हम 0 कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा होमोजीनियस सिस्टम हो जाएगा। अब आप देख पा रहे हैं यदि इस सिस्टम की हम बात करें तो x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 हमेशा इस सिस्टम का क्या देगा, एक सॉल्यूशन तो फिक्स देगा, ध्यान दें, बाकी और सॉल्यूशन मिले या ना मिले, लेकिन x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 हमको इस सिस्टम का हमेशा एक सॉल्यूशन देना ही देना है, फिक्स है, कंफर्म है। तो जब भी हम किसी होमोजीनियस सिस्टम की बात करते हैं तो ये तो इनकंसिस्टेंट हो ही नहीं सकता, ध्यान देंगे पहली बात, है ना। पहला पॉइंट क्या है कि जब भी हम किसी होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं, तो वो हमेशा क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है ना, क्योंकि उसका एक हमेशा ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है। इसको हम कौन सा सॉल्यूशन कहते हैं, ट्रिवियल सॉल्यूशन कहते हैं, जो कि 0 0 होता है। सो इट इज ऑलवेज कंसिस्टेंट बिकॉज एक्स इक्वल टू, जो ये जो हम जीरो मैट्रिक्स जो हम लेके चलेंगे, ये हमेशा होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होता ही होता है, और इसको हम कहते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन। और इस ट्रिवियल सॉल्यूशन के अलावा यदि कुछ और भी सॉल्यूशन यदि हमको मिलता है या एग्जिस्ट करता है कहें, तो उसको हम कहेंगे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। इसको हम क्या कहेंगे, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कहेंगे। अच्छा, इसी में एक और बात जो नोट करने वाली है, अब अच्छा, इतनी चीजें क्लियर है क्या, जो 3 पॉइंट में अभी चर्चा किया कि हमारे पास जो नॉन होमो सॉरी होमोजीनियस जो लीनियर इक्वेशन है, उसमें 3 खास बातें कि 0 0 जो है उसका हमेशा एक सॉल्यूशन होता है जिसको हम ट्रिवियल सॉल्यूशन कहते हैं। उसके अलावा भी जो अन्य सॉल्यूशन जो मिलेगा वो आपका क्या कहलाएगा, वो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कहलाएगा। ध्यान दें, हम इसको जब भी इस टाइप के फॉर्म में लिखते हैं तो हमारा जो वेरिएबल ऑफ मैट्रिक्स होता है और जो कांस्टेंट मैट्रिक्स होता है ना, वो हमेशा कौन सा होता है, वो आपका कॉलम मैट्रिक्स होता है, ध्यान देंगे, है ना। तो चूंकि मैं इसको रो के फॉर्म में लिखा हूँ तो उसको ऐसा ऊपर में देखो ट्रांसपोज लगाया हूँ, जीरो ट्रांसपोज ऐसा करके, तो उसका मतलब है, एक मिनट क्या हो गया, हाँ, क्या हो गया कर्सर को, है ना। तो ये एक्चुअल में ऐसा ऐसा है, 0 0, ये, तो ये कुछ नोटेशन को आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ तक क्लियर है जी सभी को, जी सर। हेलो। जी सर। अब चलिए इसमें, जब भी हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जब हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि अभी हम होमोजेनियस की बात किए हैं, है ना, b इक्वल टू 0, जो इसका कांस्टेंट पार्ट है उसको हमने 0 ले लिया है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे, जो कि हमारा क्या है, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है ए एक्स इक्वल टू 0 टाइप का, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन होगा, हो सकता है 3 हो, 4 हो, 5 हो, और ये उससे अधिक भी हो सकता है ना। तो उसको नॉर्मल किसी मेथड से हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो वो जो हम उसको जब हम मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको हम क्या करेंगे, उस मैट्रिक्स को, जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, उसको सबसे पहले हम इक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इक्लन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जो भी हमारे पास जो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन होगा, ध्यान देंगे, इसमें हम स्पेशली रो ऑपरेशन यूज करेंगे। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज करने के बाद उसको हम बैक ट्रैकिंग मेथड से क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। बैक ट्रैकिंग मेथड का मतलब क्या है, कि जैसे हमारे पास ये जो इक्वेशन है ना, इसका कोई भी हमारे पास एक मैट्रिक्स तैयार हो जाता है जिसको हम ए नाम दे रहे हैं, है ना।
उसको हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद सपोज ये सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। और हम जानते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है हमारा ए, इसके जितने भी प्रॉपर्टी होंगे सेम टू सेम इसके इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद भी उनकी प्रॉपर्टियां क्या होती हैं, सेम होती हैं। तो ये जो हमारे पास ए एक्स इक्वल टू जीरो जो हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसमें कैपिटल ए की जगह में जो हमारा इक्विवेलेंट फॉर्म में जो कन्वर्ट हुआ रहेगा, है ना, उसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। और उसके बाद इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद ध्यान देंगे ये ऐसा बनेगा, ये ऐसा रो 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 इस फॉर्म में रहेगा ये, जब हम इसको इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो इस प्रकार नीचे वाले रो से हम चलते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे, और यहाँ पे जो भी वैल्यू मिलेगा इसको ऊपर वाले रो में रखेंगे। फिर यहाँ से जो वैल्यू मिलेगा फिर से टॉप वाले रो में वैल्यू में ऐसा मान हम रखते जाएंगे। तो ये जो मेथड कहलाता है इसको हम बैक ट्रैकिंग मेथड कहते हैं, मतलब नीचे पीछे से आगे की ओर, ऐसा नीचे से ऊपर की ओर चलते जाएंगे। तो ये जो मेथड है ये कहलाएगा आपका बैक ट्रैकिंग मेथड कहलाएगा। चलिए इस मेथड को और अच्छे से जानने के लिए ये जो सामने एग्जांपल्स जो दिखाई दे रहा है उस पर हम डिस्कस करते हैं, चीजें और भी क्लियर हो जाएगी। अच्छा, चीजें समझ में आ रही कि नहीं, एक बार यस नो कहें। स्पीड थोड़ी हो रहा है आज की क्लास। हेलो आ रही है सर, ठीक है। हेलो, क्या हो गया, आज यस नो कुछ भी नहीं आ रहा है। हेलो हेलो। है कि नहीं जी बाकी लोग क्लास में। क्या आवाज? चलिए कुछ भी डाउट होता है आप लोग पूछेंगे, है ना, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या था कि जो भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में आप लोग कुछ छोटी छोटी बातें आप लोगों को पहले से थोड़ा बहुत आइडिया होगा, इसलिए जो थ्योरी पार्ट है ना मैं थोड़ा सा उसको फास्ट कराया हूँ। अब आगे जो क्वेश्चन पार्ट जो हम करेंगे वो थोड़ा सा आराम से करेंगे, क्योंकि अब ये कैलकुलेशन पार्ट है, चीजें ये अब क्लियर होते जाना चाहिए, है ना। तो ये जो हमारा इक्वेशन है, कंसीडर सिस्टम इक्वेशन एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो, है ना। तो ये जो इक्वेशन है इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स के फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर देते हैं। तो मैट्रिक्स के फॉर्म में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, ये 1 1 1 2 3 4 5 7 9, ये आपका मैट्रिक्स ए हो गया, जिसको हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स कहेंगे। और इसके साथ जो वेरिएबल हो जाएगा एक्स वाई जेड, तीन ही वेरिएबल दिए गए हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, 3 हैं। और यहाँ पे जो हमारा कांस्टेंट मैट्रिक्स है वो है 0 0। ये हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए पहले इसका सिंपल फॉर्म कन्वर्ट करना है, जो बिना प्रॉपर्टी खोए, है ना, एज इट इज सेम टू सेम फॉर्म में कौन ले जाता है हमको, इक्विवेलेंट फॉर्म में ले जाता है। तो हम इसको रो इक्विवेलेंट फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, है ना। तो ये जो हमारा मैट्रिक्स है ए 1 1 1 2 3 4 5 7 9, है ना। जब इसको इक्विवेलेंट फॉर्म में जब हम कन्वर्ट करने चलेंगे तो क्या देखते हैं कि पहले रो का जो नॉन जीरो एलिमेंट होगा, है ना, उसको हम क्या करते हैं, पहले 1 बनाते हैं ताकि उसके नीचे की जितने भी वैल्यू है वो सारे क्या हो जाएं, 0 हो जाए। तो इक्विवेलेंट फॉर्म ऑलरेडी मैं पहले से पढ़ा चुका हूँ, बताने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें पहला जो ऑपरेशन हम यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे कि ये हमारा पाइवोट एलिमेंट मिल गया 1, तो R2 को हम चेंज करेंगे, रो 2 को कैसे चेंज करेंगे, R1 की मदद से चेंज करेंगे, ध्यान देना, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, R2 माइनस 2R1। और उसी के साथ हम R3 को भी चेंज करेंगे। R3 को कैसे चेंज करेंगे, ये होगा R3 माइनस 5R1। ध्यान देना, हमारे पास पाइवोट के नीचे जितने भी एलिमेंट है सबको हमको 0 बनाना है, ये 2 और 5 को। तो 2 मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी 0 होगा, और 5 मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तब ये 0 मिलेगा। तो चलिए, तो अगला जो हमारा जो मैट्रिक्स बनेगा वो कैसा होगा, जो चेंज नहीं हो रहा है उसको एज इट इज लिख दो पहले, 1 1 1, ये हो गया। अब देखिए R2 माइनस 2R1, तो 2 ऋण 2 करेंगे ये हो जाएगा आपका 0। फिर 3 माइनस 2 करेंगे तो ये मिल जाएगा 1, और 4 माइनस 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 2। कैलकुलेशन समझ नहीं आएगा बिल्कुल पूछना है। अब नेक्स्ट में 5 माइनस
5 इंटू 1 करना है, R1 में हमको 5 को मल्टीप्लाई करना है, तो ये पूरा 5 5 5 हो जाएगा, है ना, तीनों एलिमेंट। तो 5 माइनस 5 फिर से ये हो गया 0। अब 7 माइनस 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 2, और ये 9 माइनस 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 4। ये अब नेक्स्ट इसमें हम ऑपरेशन लगा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमको पाइवट एलिमेंट क्या मिल रहा है सेकेंड रो के लिए, ये मिल गया 1, है ना, तो 1 मिल गया, तो बहुत आसानी से उसके जो नीचे वाले एलिमेंट है, ये क्या हुआ, एक मिनट, तो इसके जो नीचे वाले एलिमेंट है जो कि क्या है 2, इसको हमको 0 बनाना है। तो उसके लिए हम ऑपरेशन यूज करेंगे, हम R3 को चेंज करेंगे किसकी हेल्प से, R2 की हेल्प से। तो ये हो जाएगा R3 माइनस 2R2 हो जाएगा ये। तो देखिए नया मैट्रिक्स हमको क्या मिलेगा, 1 1 1 0 1 2। तो क्या करना है, R3 में इसको घटाना है ना, R2 को। तो ये 0 माइनस 0 0 हो गया। अब 2 माइनस 2 करेंगे तो ये भी 0 हो गया। अभी देखिए 2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, और 4 माइनस 4 आपको दे देगा फिर से 0। देखिए इसके आगे और कोई प्रोसेस कर सकते हैं हम क्या, हम नहीं कर सकते, है ना। ये हमारा इक्वलेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। यदि कोई 0 रो है तो वो सबसे नीचे में आ गया, है ना, और फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट आपका क्या कहलाएगा, इसमें पाइवोट कहलाएगा। देखिए तो ये आपका क्या हो गया, इक्विवेलेंट हो गया हमारे मैट्रिक्स ए के। नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, है ना। हम क्या करते हैं, उसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं इसको। ये जो हमने अभी मैट्रिक्स फॉर्म में जो इसको कन्वर्ट किया, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। देखिए तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 1 1 0 1 2 0 0 0। ये हमको मिला इसका इक्वलेंट फॉर्म, और ये एक्स वाई जेड वेरिएबल हो गया इसका, और ये कांस्टेंट मैट्रिक हो गया ये 0 0, है ना। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे जो हम क्या देख रहे थे, जो बैक ट्रैकिंग मेथड की जो हमने बात किया, है ना, तो ध्यान देंगे जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान दो, लेफ्ट साइड को हम फिर से क्या बनाना चाह रहे हैं, वही पुराने इक्वेशन के फॉर्म में हम फिर से ला रहे हैं इसको, लेकिन ये अब आसानी से सॉल्व होगा। तो ये क्या हो जाएगा, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, अगला 0 प्लस वाई प्लस जेड, और नेक्स्ट जो हो जाएगा वो 0 प्लस 0 प्लस 0। ये मैट्रिक्स तैयार हो गया हमारे पास, एंड दिस इज इक्वल टू 0 0 0। अब दोनों सेम मैट्रिक्स हैं, 3x1 का, ये भी 3x1 का, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपके इक्वल हो जाएंगे। तो ये x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, और थर्ड वाले को लेने की आवश्यकता ही नहीं है, 0 इक्वल टू 0। अब देखिए जो दूसरा इक्वेशन जो हमको मिला, यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू माइनस जेड। अब देखिए यहाँ समझ आएगा बैक ट्रैकिंग का मेथड क्या है, हम नीचे से सॉल्व करते जाएंगे, नीचे से सॉल्व करते जाएंगे, क्योंकि जब ये इक्वलेंट फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो धीरे धीरे नंबर ऑफ इक्वेशन जब बढ़ते जाएगा तो नंबर ऑफ वेरिएबल कम होते जाते हैं। देखिए पहले इक्वेशन में 3 वेरिएबल है, दूसरे में 2 है, और थर्ड में है ही नहीं, है ना। जब हमको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा तो थर्ड इक्वेशन भी मिलेगा। तो इन सारी चीजों पे हम चर्चा करेंगे डिटेल में। तो ये मिल गया यहाँ से y इक्वल टू माइनस जेड। अब इस y इक्वल टू माइनस जेड की वैल्यू हम इसके ऊपर वाले इक्वेशन में इसको हम पुट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, x, y की जगह हम रख दिए माइनस जेड। अच्छा एक मिस्टेक किया मैं, y प्लस 2z होगा ये, है ना। ये 2 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये z पे 2z होगा ना। आप लोग कोई कुछ नहीं बोल रहे हो, y इक्वल टू 2z हो जाएगा, y इक्वल टू माइनस 2z। तो यहाँ पे जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस 2z और प्लस जेड, दिस इज इक्वल टू 0, और इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो ये x इक्वल टू माइनस जेड होगा, तो ये हो जाएगा प्लस जेड। ये बताइए सॉल्यूशन में यहाँ तक क्लियर है क्या। अब इसको जो लिखने का तरीका होगा, देखिए किस किस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब ये सॉल्यूशन हमको क्या देने वाला है उनको हमको देखना है ना।
तो दो चीज मिला, ध्यान दें, ये y इक्वल टू -2z और x इक्वल टू z, है ना। तो इसके जो सॉल्यूशन होंगे वो कैसे होंगे देखिए, तो सॉल्यूशन का जो कलेक्शन होगा, सॉल्यूशन सेट, उसको मैं एस नाम दे रहा हूँ। और ये कैसे हो जाएगा, एक्स वाई जेड का ऐसा कलेक्शन जो कि ट्रांसपोज के फॉर्म में होगा, सच दैट यहाँ पे एक्स की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, जेड के बराबर होनी चाहिए, और वाई की वैल्यू जो है -2z के बराबर होनी चाहिए। या फिर इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स की वैल्यू आप सीधा रख दो जेड, वाई की वैल्यू रख दो आप -2z, और ये लिख दो आप जेड, सच दैट जेड बिलोंग टू। ध्यान दें, इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में जो वेरिएबल है वो कहाँ से आ रहे हैं ये हमको नहीं दिया गया है ना। तो आप सीधा इसको लिख देंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको पहले हम एफ मैट्रिक्स पढ़ाए थे कि किसी भी मैट्रिक्स के जो एंट्री हैं जहां से आ रहे हैं वो उसी का मैट्रिक्स कहलाता है। यदि सारे एंट्रीज रियल के हैं तो रियल एंट्रीज, यदि हमको कुछ भी इस प्रकार का कोई आइडेंटिफाई नहीं किया है मैट्रिक्स में, तो हम उसको सीधा किसका मानते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का एंट्री मानते हैं, है ना। तो जेड बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ये ट्रांसपोज में लिखो इसको। अब देखिए इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, यदि मैं जेड को क्या ले लूँ, यहाँ से कॉमन ले लूँ, तो यहाँ बचेगा 1 -2 1, अगेन जेड बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ये तो ये इसका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। अब बताइए यहाँ पे जेड की वैल्यू को आप वेरी कराते जाएं, जेड की जगह में 1 2 3 4 5 या कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आप रखते जाएं, तो जेड की वैल्यू जितना आप चेंज करते जाएंगे उतना ही नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जो हमको जो सॉल्यूशन मिल रहा है इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए, है ना, इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए, तो क्या मिला हमको यहाँ पे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। एक से अधिक सॉल्यूशन मिल गए मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन लिखेंगे सीधा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गिवन सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अब देखिए चूंकि इसके बाद कुछ थ्योरी चीजें हमको इसमें रखना है ना, तो चीजों को थोड़ा सा और इसी क्वेश्चन से हम डील करते हैं, ध्यान देंगे यहाँ पे। जब हम इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स था, उस कोफिशिएंट मैट्रिक्स को हमने इक्लन फॉर्म में कन्वर्ट किया, इक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ये हमको मैट्रिक्स ए मिल गया, है ना, ये मिला। अब आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि जब मैट्रिक्स ए को हमने इक्लन फॉर्म में कन्वर्ट किया तो इसके हम रैंक की बात करेंगे। रैंक आप देख पा रहे हैं कितना है, 2 है, जो कि नंबर ऑफ अननोन्स, नंबर ऑफ वेरिएबल कितना है यहाँ पे, 3 है, उससे कितना हो गया, ये कम हो गया। ध्यान देना इसको, इसको आगे हम नोट के रूप में लिखेंगे, और ये आगे क्या हो जाएगा, एक रिजल्ट हो जाएगा। और इसी से हम पहचानेंगे कि गिवन सिस्टम से हमको क्या मिलने वाला है, नो सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन हमको क्या मिलने वाला है। उस चीज को हम डायरेक्ट देख के बता पाएंगे, है ना। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं रैंक का मतलब क्या है, जो भी मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, तो कितने हो गए यहाँ पे, 1 2 हो गए, तो ये इसका क्या कहलाएगा, रैंक कहलाएगा। और 3 से क्या है, कम है, 3 मतलब क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल। देखिए हमारे पास एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल थे, तो उससे कम मिल गया। तो उससे जैसे ही कम मिल रहा है हमको नंबर ऑफ वेरिएबल से, मैट्रिक्स का जो रैंक है वो कम हो रहा है, तो उस केस में हमको हमेशा क्या मिलेगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिलेगा किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का। ध्यान देंगे हम यहाँ पे होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं, है ना, नॉन होमोजीनियस में कुछ अलग हो जाएगा, अभी हम होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा इसको और अलग तरीका से सोचते हैं कि मान लिया जाए ये जो थर्ड रो पूरी तरह से हमको क्या मिल गया था, 0 0 मिल गया था, है ना। सपोज यहाँ पे एक नॉन जीरो एलिमेंट मिलता जिसको मैं नाम दे रहा हूँ 3, यहाँ पे ध्यान देना इस चीज को, तब हमको क्या मिलने वाला है। यदि मैं 3 रख देता हूं तो देखिए बैक ट्रैकिंग मेथड से यदि हम इसको आगे बढ़ते हैं तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 आ गया, है ना, y प्लस 2z इक्वल टू फिर से 0 आ गया, लेकिन यहाँ पे क्या मिलता है, एक वैल्यू हमको z इक्वल टू क्या मिलता है, यहाँ से 3 मिलता, सॉरी 3z, है ना। जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, 0 इंटू एक्स 0, 0 इंटू वाई 0, तो ये 0 प्लस 0 प्लस
3z दिस इज इक्वल टू 0, और इसको सॉल्व करोगे तो z इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो जब z इक्वल टू 0 मिला तो ये जो y इक्वल टू -2z जो हम पहले लेके आए थे यहाँ पुट करो, तो फिर से y इक्वल टू 0, और x इक्वल टू जो z मिला है यहाँ जब पुट करो तो x इक्वल टू फिर से क्या मिल गया, यहाँ से 0। तो x y z तीनों की वैल्यू यहाँ से हमको क्या मिल गया, 0 मिल गया। मतलब ये जो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ जो लीनियर इक्वेशन है, यदि इसका रैंक क्या हो जाता है, 3 मिल जाता है, ध्यान देना, इसके तीनों रो में नॉन जीरो एलिमेंट है, मतलब इसका रैंक कितना हो गया, 3, है ना। तो ये तो पहला केस था। दूसरा केस हमने क्या ले लिया कि रैंक ए यदि 3 हो जाए और किसके बराबर हो जाए, नंबर ऑफ वेरिएबल के, नंबर ऑफ वेरिएबल्स के। तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स के जब इक्वल हो जा रहा है तो हम देख पा रहे हैं कि हमको क्या मिल रहा है, यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है। ध्यान दो, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0। और हमेशा जब आपके पास होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है तो यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है, एक ही सॉल्यूशन होना, और वो एक ही सॉल्यूशन क्या होगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा हमेशा, ध्यान देना। क्योंकि हम शुरू से ही जान रहे हैं, जब हमने अभी थ्योरी देखा कि किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो कि होमोजीनियस है तो उसके पास हमेशा एक सॉल्यूशन होता है, वो होता है ट्रिवियल सॉल्यूशन। और यदि दो सॉल्यूशन हुए मतलब वो तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो जाता है ना। तो जब x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0 होगा तो ये यूनिक सॉल्यूशन दे रहा है, और साथ ही साथ ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन भी हो जाएगा। और इसी को हम कहेंगे कि ये जो सिस्टम है वो क्या है, कंसिस्टेंट है। तो इसको हम तीन तरीके से हम इसको नाम देंगे कि क्या हो गया, कि यदि मैट्रिक्स को हम इक्वलन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसका रैंक यदि नंबर ऑफ वेरिएबल की इक्वल हो जाता है, नंबर ऑफ अननोन की इक्वल हो जाता है, तो इस सिस्टम के पास हमेशा क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, ये जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रिवियल सॉल्यूशन कहते हैं। और साथ ही साथ इसको कहेंगे क्या, कंसिस्टेंट कहेंगे। हम इसको एक शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में लिख लेते हैं कि हमारे पास कोई होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ए एक्स इक्वल टू 0 टाइप का। ध्यान देना, ए और एक्स जो होगा ना वो हमेशा कंफर्मेबल होगा, ध्यान देना, दोनों को हम मल्टीप्लाई कर पाएंगे। इसके जो नंबर ऑफ कॉलम होंगे एक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल होंगे हमेशा, है ना। तो वो ये हमेशा हमको क्या देगा, दो सॉल्यूशन देगा, है ना। ध्यान देना, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हमेशा क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है, ध्यान देना। इनकंसिस्टेंट वाला केस होना ही नहीं है, नो सॉल्यूशन वाला कभी भी केस नहीं होता इसमें, क्योंकि जीरो सॉल्यूशन जो कि ट्रिवियल सॉल्यूशन है, हमारा एक सॉल्यूशन हमेशा होता है। तो ये हमेशा कंसिस्टेंट होता है होमोजीनियस जो सिस्टम होता है ना। तो पहला केस क्या है कि यदि उस मैट्रिक्स ए को, जो कि कोफिशिएंट मैट्रिक्स है गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का, उसको जब हम इक्वलन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और उसका जब हम रैंक फाइंड करते हैं, तो रैंक यदि n हो जाता है, n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, है ना, कभी कभी अननोन्स भी कहता है, और इसमें एक कॉलम में रहता ही है ना। आगे जब हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे तो इसके बारे में बहुत कुछ चीजें और हम डिस्कस करेंगे, है ना। उसको एक पॉइंट देखिए, यहाँ पे तीसरा पॉइंट मैं लेके चला हूँ, है ना। इस पर और चर्चा करेंगे बाद में, जब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे तब। तो यदि उसका रैंक जो है n की इक्वल हो जाता है, मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल की इक्वल हो जाता है, तो उसको हम क्या क्या कहेंगे, कि सिस्टम के पास क्या होता है, एक यूनिक सॉल्यूशन होता है। ध्यान दें, यूनिक सॉल्यूशन होता है, मतलब उसी को एक और तरीका से क्या कहेंगे, सिस्टम हैज ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल मतलब वही 0 0 वाला केस, है ना। अब इसमें दूसरा केस हो जाएगा कि यदि उस मैट्रिक्स ए का रैंक जो है n से कम हो जाए, नंबर ऑफ वेरिएबल से कम हो जाए, कुछ भी कम हो जाए, है ना। 3 है तो जैसे अभी वाले एग्जांपल में 2 हो गया, या 1 भी हो सकता है ऐसा, तो हम क्या कहेंगे कि सिस्टम हैज इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। सिस्टम हैज इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। अब इसके पास सॉल्यूशन आ गया। अब सॉल्यूशन आते ही इसको हम क्या कहेंगे, सिस्टम हैज बोथ ट्रिवियल एंड नॉन ट्रिवियल ट्रिवियल सॉल्यूशन। भाई 0 0 तो हमेशा सॉल्यूशन होता ही होता है, लेकिन इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन यदि हमको मिल रहा है तो इसका मतलब यह है कि 0 0 के अलावा और भी कुछ सॉल्यूशन है। तो 0 0 के अलावा जो कुछ और सॉल्यूशन जो एग्जिस्ट करता है उसको हम कहते हैं नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। अब ध्यान दें, यहाँ पे नंबर ऑफ एलआई सॉल्यूशन लिनियरली इंडिपेंडेंट, है ना। आगे हम देखेंगे इसको, लिनियरली इंडिपेंडेंट क्या होता है, डिपेंडेंट क्या होता है, उसको बहुत ही अच्छे से हम डील करेंगे। और थोड़ा सा फिर भी चीजें आपके माइंड में क्लियर हो, है ना, क्योंकि ये रटे रटाए जैसा हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देंगे, जब हम यहाँ पे नंबर ऑफ इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन की जब हम बात किए, तो आप देख पा रहे हैं जो एक्स जो है जेड पे डिपेंड कर रहा है और वाई भी जेड पे डिपेंड कर रहा है पूरी तरीके से। तो ये एक्स और वाई क्या हो गए, यहाँ पे डिपेंड हो गए किस पर, जेड पर, ध्यान देना।
तो ये जो जेड की वैल्यू जो रखेंगे ना, ये आपका इंडिपेंडेंट है, ये जेड का मान कुछ भी हो सकता है, ध्यान दें। लेकिन जैसे जैसे हम जेड की वैल्यू यहाँ पे पुट करते जाएंगे, वैसे वैसे अकॉर्डिंग टू जेड एक्स और वाई की वैल्यू भी क्या होते जाएगा, चेंज होते जाएगा। तो ये जो एक्स और वाई की वैल्यू जो मिलते जाएगा अकॉर्डिंग टू जेड, वो आपका क्या हो जाएगा, वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, है ना। ध्यान दें, एक्स और वाई दोनों डिपेंड है किस पर, जेड पर। तो यहाँ पे जो एलआई सॉल्यूशन जो मिलेगा, मतलब लिनियरली इंडिपेंडेंट जो सॉल्यूशन मिलेगा, वो कैसे मिल रहा है, यहाँ पे देखिए एक ही मिल रहा है, ध्यान दो, जेड इंटू 1 - 2 और 1, यही एक सॉल्यूशन है जो पूरी तरह से स्वतंत्र है, ध्यान दो। और यहाँ पे जैसे जैसे हम जेड की वैल्यू अलग अलग पुट करते जाएंगे, हमको इसका जो सॉल्यूशन सेट है वो अलग अलग मिलता जाएगा। तो वो जो 1 - 2 और 1 के अलावा जो अन्य जो सॉल्यूशन हमको मिलेंगे ना, वो सारे डिपेंडेंट है किस पे, 1 - 2 1 पे। तो हमको कितने मिलेंगे, इसकी संख्या को काउंट करने के लिए एक फार्मूला यहाँ पे हम सामने रखे हैं, n माइनस रैंक ऑफ ए। n क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ध्यान दें यहाँ पे। सो नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन इक्वल टू n माइनस रैंक ऑफ ए। तो यहाँ पे देखिए, इस अभी जो एग्जांपल देखे हम उसके हिसाब से ये हो जाएगा 3 और रैंक मिल गया 2, तो ये आपको n1 मिल गया। और अभी भी बोला मैं, और वो क्या है, 1 - 2 1 है, ये केवल यही एक सॉल्यूशन है जो इंडिपेंडेंट है। इसके अलावा बाकी जो दो सॉल्यूशन और मिलेंगे वो आपका क्या कहलाएगा, डिपेंडेंट कहलाएगा। और इन दोनों को जोड़ देने से 2 + 1 कर देने पे ये नंबर ऑफ वेरिएबल के इक्वल होता है, 1 + 2 कर देने पे नंबर ऑफ वेरिएबल के इक्वल होता है ये, है ना। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में इन सब चीजों को और डिटेल से हम देखेंगे, है ना, हेडेक नहीं लेना है। चलिए, ये शॉर्ट में हो गया। यदि रेंज जो है नंबर ऑफ वेरिएबल की इक्वल हो जाता है तो वो यूनिक सॉल्यूशन होता है, जिसको हम ट्रिवियल सॉल्यूशन कहते हैं। और यदि उससे कम हो जाता है तो इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन होता है। और इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन में चूंकि हम होमोजीनियस पढ़ रहे हैं, इसलिए ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल दोनों शामिल रहेगा। और इस केस में यदि हम एलआई सॉल्यूशन निकालते हैं इसका, तो वेरिएबल नंबर ऑफ वेरिएबल माइनस रैंक ऑफ ए के ये इक्वल होता है ना। तो चलिए, इसी वे में हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं कि जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, w + x + y + z = 0। ये सिस्टम है, क्वेश्चन को मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ, है ना। इसमें हमको क्या क्या देखना है उसको देखिए। पहला जो पॉइंट है कि सिस्टम है ट्रिवियल सॉल्यूशन, कहता है कि ये जो सिस्टम बनेगा इसके पास ट्रिवियल सॉल्यूशन है। सिस्टम है ट्रिवियल सॉल्यूशन ओनली, ध्यान देना, केवल ट्रिवियल सॉल्यूशन है। ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब ये यूनिक सॉल्यूशन के अंतर्गत आ जाएगा, है ना, केवल। सिस्टम है इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन, सिस्टम हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, मतलब जीरो जीरो सॉल्यूशन के नहीं है, लेकिन उसके अलावा और भी चीजें हैं, ऐसा। तो ये 4 पॉइंट है। यदि इस क्वेश्चन को हम करते हैं तो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के लगभग हर एक चीज आपको क्लियर हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन इसमें हम आगे और कर रहे हैं, इसको बढ़िया ध्यान से देखेंगे। यदि आपको किसी प्रकार की कोई डाउट दिक्कत जैसे आती है तो आप पूछेंगे, ध्यान देना, है ना। मैसेज में तो मुझे नहीं मिल रहा है चीजें, तो यार आज के क्लास में हम कुछ PYQ भी रखे हुए हैं। इसके बाद के जितने भी क्वेश्चन मिलने वाले हैं, है ना, सीधा उसके बाद हम नॉन होमोजीनियस पे थोड़ा चर्चा करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे, ये आपका 1 1 1 1 - 1 2 2 3 ए, ध्यान देना। ये जो हमारे पास सिस्टम ऑफ जो लीनियर इक्वेशन दिया है, इसको जब हम मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, XYZ दिस इज इक्वल टू 0 0 0। ये देखिए, और इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए सिस्टम ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन एंड इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। ए के कौन से वैल्यू के लिए, देखिए यहाँ पे एक नंबर ऑफ अननोन दिया गया है कोफिशिएंट की जगह ए, इसके कौन से वैल्यू के लिए हमको यूनिक सॉल्यूशन मिलने वाला है और इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन मिलने वाला है, इस पर हमको चर्चा करना है। तो पहले हमने इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब ये जो हमारे पास मैट्रिक्स ए है, जो कि 1 1 1 1 - 1 2 2 3 एंड ए, इसको हमको पहले इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं पहले, है ना। तो कौन सा यहाँ पे ऑपरेशन यूज करेंगे,
ये तो हमको मिल गया पाइवोट पहला एलिमेंट पहले रो में। तो R2 विल बी चेंज ऑफ द हेल्प ऑफ रो 1, दिस इज R2 माइनस R1। एंड R3 को चेंज करो, कैसे चेंज करोगे? R3 माइनस 2R1 करके, है ना। वो जितना भी वैल्यू यहाँ पे लिया रहेगा उसी से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये आपका 1 1 1, ये तो चेंज नहीं हो रहा है। 1 माइनस 1 कर दो, ये हो गया 0। -1 करोगे तो ये हो जाएगा -2, और ये 2 माइनस 1 करोगे फिर से 1। नेक्स्ट है 2 माइनस 2 करोगे तो ये हो जाएगा 0। फिर 3 माइनस 2 करोगे तो 1, और a माइनस 2 करोगे तो ये आपका a माइनस 2 ही रहेगा, ऐसा। अब नेक्स्ट इसी में मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये आपका 1 1 1। अच्छा, अब एक काम करते हैं, यहाँ पे फिर से ऑप्शन किया, ध्यान दो। अब नेक्स्ट जो हमको पाइवोट मिलने वाला है ये आपका -2 वाला प्लेस ही है। हम इसको क्या करते हैं, पहले इसको हम बना देते हैं 1 बना देते हैं पहले। ध्यान देना, हम इसको क्या बना देते हैं पहले, 1 बना देते हैं। तो 1 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो R2 है इसको -1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो ये ऑलरेडी 1 हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा आपको 0, यहाँ हो गया 1, ये हो गया -हाफ। ठीक है जी, इतना समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। जी सर। ठीक, ओके। चूंकि 1 है तो हम डायरेक्ट 0 भी बना सकते हैं। एक काम करो, ये जबरदस्ती का ये वाला संक्रिया यूज मत करो, है ना। इस ऑपरेशन की बजाय हम क्या करते हैं, डायरेक्ट ले लेते हैं, वो सीधा 0 हो जाएगा। कौन सा ऑपरेशन ले रहे हैं, देखो ये रखो इसको -2 और इसको रखो 1। ध्यान देना कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। ये हम R3 को चेंज करेंगे, किसकी मदद से, R2 की मदद से। तो ये कर दो आप R3 प्लस 1/2 R2 कर दो, यहाँ से भी तो 0 हो जाएगा डायरेक्ट, है ना। इसमें पाई वोट को 1 बनाना जरूरी थोड़ी है, जरूरी नहीं है। रो रिड्यूस इक्वल फॉर्म जब हम करते हैं ना तो वहां पे हम 1 1 करते हैं, है ना। हमको केवल इक्वल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, बस उसी बात को ध्यान में रखते हुए। तो ये तो आपको दे देगा 0। अब देखिए ये 1 कैसे 0 हो गया, R3 में है 1 प्लस 1/2 और मल्टीप्लाई में आ जाएगा -2, तो ये 2 2 कैंसिल हुआ, 1 - 1 आपको क्या दे दिया, 0, है ना। ये कैलकुलेशन में थोड़ा सामने कर दिया, चीजें क्लियर होकर के। तो नेक्स्ट एलिमेंट भी हमारा हो गया 0। अब अगला क्या होने वाला है, देखो R3 मतलब a-2, है ना। और प्लस क्या कर रहे हैं हम, R2 में 1/2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं। R2 में हमारे पास है 1/2 इंटू R2 की वैल्यू है 1, तो हो जाएगा a-2 प्लस 1/2। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा a-3/2। तो यहाँ पे हमको जो एलिमेंट मिलेगा वो मिलेगा a-3/2, ना। मान जाए डायरेक्ट आप नहीं कर पाते हैं तो ऐसा थोड़ा सा हेल्प ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक चीजें आसान ना हो जाए तब तक। ये अब ये हमारा इक्लान फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, देखिए। और इसका जो रैंक है इस पर हम चर्चा करेंगे, और इसी के अकॉर्डिंग यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन हमको मिलता जाएगा। ध्यान देना, है ना। क्योंकि ये हमारा सिस्टम होमोजीनियस है, तो यदि इस मैट्रिक्स का रैंक जो है नंबर ऑफ वेरिएबल्स की क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, तब हमको क्या मिलता है, यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। ध्यान दें, है ना। अभी हमने जो थ्योरी में देखा, तो इसको जब हम आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने से पहले पहला केस किसके लिए देखते हैं हम, यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए जब हम इसको देखेंगे तो क्या लिखेंगे, सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन if and only if rank of a इक्वल टू n। ध्यान देना, ये क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल। यहाँ पे n मतलब क्या, हम सीधा लिखते हैं 3, क्योंकि हमारे पास कितने वेरिएबल हैं, 3 वेरिएबल हैं।
हम 3 कर देते हैं सीधा यहाँ पे, है ना। तो चलिए एक लाइन इसको हम एन ही रखते हैं थोड़ी देर के लिए, नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो ये रैंक ऑफ ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इफ एंड ओनली इफ, ध्यान देना। अब आ जाते हैं हमारे मैट्रिक्स पे, ध्यान दो। रैंक ऑफ ए 3 कब होगा, जब ये जो लास्ट में हमने जो एक एलिमेंट मिला हुआ है, देखिए 3 3 वाले प्लेस पे, ए माइनस 3/2, ये क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। ये नॉन जीरो होगा तभी जाके 3 नॉन जीरो रो मिलेंगे हमको, और इस मैट्रिक्स का रैंक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि ये जो a माइनस 3/2 है, ये नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। और नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए मतलब a की वैल्यू जो है 3/2 के बराबर नहीं होना चाहिए, ध्यान दें। तो इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास वो जो a जो कोफिशिएंट वैल्यू है वो 3/2 नहीं होगा, उसी केस में हमको क्या मिलेगा, ये यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। और यदि 3/2 हो जाता है तो ध्यान दें क्या मिलेगा, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन मिल जाएगा। ध्यान देना क्या किया हमने, ये जो तीसरा एलिमेंट है यहाँ पे a माइनस 3/2, ये नॉन जीरो होना चाहिए तभी इसका रैंक 3 के इक्वल होगा, है ना। और 3 का इक्वल होने के लिए a को 3/2 नहीं होना पड़ेगा, कि a की वैल्यू यदि 3/2 नहीं है तभी ये नॉन जीरो होगा। यदि हो जाता है तो ये जीरो हो जाएगा, ध्यान दें। तो a is not equal to 3/2, then we will get unique solution for this system of linear equation. And the next one, infinitely many solution. सेकंड नंबर देखिए, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन की जब हम बात करेंगे तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन कब मिलता है, इफ एंड ओनली इफ रैंक ऑफ ए क्या होना चाहिए, लेस देन एन होना चाहिए। ध्यान दो, लेस देन एन होना चाहिए मतलब रैंक ऑफ ए जो है 3 से छोटी होनी चाहिए। तो 3 से छोटी होने के लिए ध्यान दो, हमारे पास कितने ऑप्शन है, एक तो रैंक क्या हो सकता है, 2 हो सकता है इस मैट्रिक्स का, या फिर 1 हो सकता है ना, या फिर 0 हो सकता है। ध्यान दो, तो क्या 2 से छोटा कम हो सकता है क्या इस मैट्रिक्स का रैंक, बताएं आप लोग। नहीं सर, 2 से छोटा नहीं हो सकता। 2 से छोटा नहीं हो सकता, तो हम बात केवल कहाँ पे करेंगे, यहीं पे करेंगे। तो ये जो पहला रो है और ये जो दूसरा रो है, इस पर तो हम कुछ बोल ही नहीं सकते, क्योंकि 2 से तो कम हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये सारे नॉन जीरो एलिमेंट हमको मिल गए हैं जिस पर हम चर्चा ही नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो ए जो वैल्यू है स्मॉल ए, इसी पे हमको चर्चा करना है। तो ये जो a माइनस 3/2 है पूरी तरह से इसी पे डिपेंडेंट है। तो रैंक कितना हो सकता है यहाँ पे, 2 हो सकता है। तो उस केस के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो a माइनस 3/2 है उसी को हम क्या करना पड़ेगा, हमको 0 करना पड़ेगा 3 से छोटा करने के लिए। तो इस केस में क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 3/2 हो जाएगा ये, देखिए। तो जब इस सिस्टम लीनियर इक्वेशन में a की वैल्यू 3/2 हो जाएगी तब हमको क्या मिलेगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मिलेगा। अब मुझे बताएं इस क्वेश्चन को कुछ और अलग तरीके से सॉल्व किया जा सकता है क्या। सर डिटरमिनेंट के थ्रू भी कर सकते हैं, n क्रॉस n है तो। बहुत बढ़िया। हमारा जो मैट्रिक्स जो मिला है ना, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो डिटरमिनेंट की मदद से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान देना। इस मैट्रिक्स का आप क्या निकाल लिए, चलिए डिटरमिनेंट मेथड को अब होमवर्क में रखते हैं। जी सर। डिटरमिनेंट मेथड में क्या करना है, मैं थोड़ा सा इसको हिंट कर देता हूँ। डिटरमिनेंट आप निकालेंगे, है ना। ध्यान दें कि जब इस मैट्रिक्स का रैंक नंबर ऑफ वेरिएबल की इक्वल हो जाता है, मतलब कितना, 3 हो जाता है, तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा, सीधी सी बात है। मतलब क्या होगा, ये नॉन सिंगुलर होगा। और यदि 0 हो जाता है तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये सिंगुलर हो जाएगा। ध्यान दो, सभी चीजों को समझना है। देखिए हम डिटरमिनेंट वाला मेथड वहां पे क्यों अप्लाई नहीं किए, ध्यान देना। जो रिजल्ट हम लिखे थे, क्योंकि हमारा जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है वो आपका स्क्वायर और नॉन स्क्वायर दोनों हो सकता है, तो हम नॉन स्क्वायर के केस में लेके चलेंगे।
तो यहाँ पे एक और नया चीज हमको समझने को ये मिल गया कि यदि हमारा मैट्रिक्स जो है क्या हो जाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाता है, तो उस केस में यदि आपका डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है, नॉन जीरो होता है, तो नॉन जीरो होगा तभी तो इसका रैंक फुल मिलेगा क्या, ध्यान दो। और जब रैंक हो जाएगा जीरो तो लेस देन क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ वेरिएबल, ध्यान दें। तो उस केस में ये आपको क्या देगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन दे देगा। और इस केस में जब नॉट इक्वल टू जीरो होगा मतलब क्या हो जाएगा, ये नॉन सिंगुलर हो जाएगा, तो उस केस में ये आपको दे देगा यूनिक सॉल्यूशन। बताइए चीजें क्लियर है क्या? यस सर। ठीक, चलिए तो ये डिटर्मिनेंट वाला मेथड आप लोग होमवर्क में रखेंगे इसको और सॉल्व करके ग्रुप में डालेंगे, है ना।